बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. मी राजवीर सिंह वेलकम्स यू ऑन अवर ऑनलाइन स्टडी चैनल KBVM IC मंगूपुरा मुरादाबाद. इस सेशन में मैं आपको आज जो ये सेशन है इसमें इंग्लिश में 11th और 12th दोनों क्लास के लिए फिगर्स ऑफ स्पीच की स्टडी मैं आपको करा रहा हूँ. तो यानी जो फिगर्स ऑफ स्पीच है 11th क्लास के जो स्टूडेंट हैं आप सबके लिए बच्चों बिल्कुल न्यू है. यानी जो हम इसको पढ़ते हैं फिगर ऑफ स्पीच को, ये 10th तक हमारे सिलेबस में नहीं था, कोर्स में नहीं आता था, बट इंटरमीडिएट में यानी फर्स्ट ईयर सेक्शन में आकर के हमारे लिए नया हो जाता है. जो कोर्स अब NCERT ने दिया है, जो नया सिलेबस है, उसमें भी हमारा ये फिगर्स ऑफ स्पीच का चैप्टर इंक्लूड है, यानी कि जुड़ा हुआ है. तो ये बिल्कुल न्यू है आपके लिए. इसको थोड़ा सा आप डीपली इसको समझने का प्रयास करेंगे. यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड फिगर्स ऑफ स्पीच डीपली स्टेप बाय स्टेप. और जो 12th के स्टूडेंट्स हैं वो इसको ठीक प्रकार से 11th में भी स्टडी कर चुके हैं और इसको अब इस समय एज रिवीजन स्टडी कर लेंगे. इसमें फिगर्स ऑफ स्पीच में आपकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल आते हैं. एग्जाम्पल को हमें पॉइंट आउट करके बताना होता है 4 मार्क्स में कि इन जो सेंटेंस है इसमें कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच है. इज दैट क्लियर? तो मैंने आपको फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में बताया कि 11th क्लास के बच्चों के लिए ये बिल्कुल न्यू है. इट इज़ अ न्यू सिलेबस फॉर द स्टूडेंट ऑफ 11th क्लास. चलिए कम टू द पॉइंट. अब हम पॉइंट पर आते हैं. तो आज का जो हमारा टॉपिक है, व्हाट इज़ अवर टॉपिक टुडे? तो टॉपिक है हमारा फिगर्स ऑफ स्पीच. क्या टॉपिक है हमारा बच्चों? फिगर्स ऑफ स्पीच. तो फिगर्स ऑफ स्पीच को हम इंग्लिश में क्या है? फिगर्स ऑफ स्पीच. अब हिंदी में हम उसको क्या कहते हैं? हिंदी में हम फिगर्स ऑफ स्पीच को कहते हैं अलंकार. क्या कहते हैं बच्चों? अलंकार. आपको हिंदी वाले टीचर पढ़ाते होंगे अलंकार, यानी हिंदी जो हमारी भाषा है उसमें जो हमारा काव्य है उस काव्य में हम अलंकार को स्टडी करते हैं. तो हिंदी में अलंकार के नाम से इस चैप्टर को हम स्टडी करते हैं. और इन इंग्लिश वी विल स्टडी दिस चैप्टर बाय द नेम ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच. किस नाम से स्टडी करेंगे? फिगर्स ऑफ स्पीच. क्लियर हो गया बच्चों? तो फिगर्स ऑफ स्पीच का हिंदी में मतलब क्या है? व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच? तो फिगर्स ऑफ स्पीच का हिंदी मीनिंग है अलंकार. अब व्हाट इज अलंकार? अलंकार क्या है बच्चों? तो अलंकार क्या है? यानी कि वाक्य में या किसी भी हम भाषा में इसको लिखते हैं तो वो रोचकता और सुंदरता लाने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ताकि हमारा जो सेंटेंस है, जो हमारी हिंदी और इंग्लिश की जो लेखनी है उसमें रोचकता आती है, सुंदरता आती है, उसको हम अलंकार के रूप में रखते हैं. जैसे सजाने के लिए अलंकृत करते हैं, कुछ शब्द हम यूज करते हैं, ऐसे ही हम कोई भी मकान को अलंकृत करना या घर को या अपने आप को अलंकृत करते हैं. तो अलंकार सजावट का साधन भी हो सकता है. तो ऐसे ही सजाने के लिए या सुंदर और रोचक बनाने के लिए हम अलंकार का प्रयोग करते हैं. क्लियर हो गया? तो हमारा जो अलंकार है उसको अंग्रेजी में कहते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच. नाउ यू कैन लिसन मी इन इंग्लिश. आई विल टीच यू अबाउट फिगर्स ऑफ स्पीच. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो, हम जानते हैं व्हाट इज द फिगर्स ऑफ स्पीच. तो फिगर्स ऑफ स्पीच क्या है? द मीन ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच इन हिंदी इज अलंकार. क्या है बच्चों? अलंकार. तो पहले सबसे पहले हम इसके काइंड्स को पढ़ेंगे. मैंने आपको इसके बारे में बताया कि जो फिगर्स ऑफ स्पीच हैं एग्जाम में पॉइंट आउट करने के लिए आते हैं और एग्जाम्पल सहित डेफिनेशन लिखने को आती है. ठीक है? तो इसका 2 टाइप्स 4 मार्क्स का सिलेबस है. फिगर्स ऑफ स्पीच 4 मार्क्स की आपके सिलेबस में आती है, यानी कि डेफिनेशन विद 1 एग्जाम्पल और पॉइंट आउट 2 एग्जाम्पल. ठीक है? यानी कि एक डेफिनेशन परिभाषा लिखनी है और उसके साथ हमें एग्जाम्पल लिखना है इंग्लिश में, और साथ ही साथ 2 एग्जाम्पल दिए होते हैं, हमें उसको पॉइंट करके बताना है कि इसमें कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच है. समझ में आ गया? कौन सी बातें बताई मैंने? 2 कि एक तो आता है गिव द डेफिनेशन ऑफ एनी वन फिगर्स ऑफ स्पीच विद 1 एग्जाम्पल. एक उदाहरण के साथ किसी एक अलंकार की
परिभाषा दीजिए। दूसरा हमारा आता है पॉइंट आउट द फिगर्स ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी निम्नलिखित वाक्य में फिगर्स ऑफ स्पीच बताइए कि कौन सा इसमें फिगर्स ऑफ स्पीच है। इसका स्टडी मैं आपको अभी यहाँ पर 1 बाय 1 करके कराऊंगा, ठीक है, कि किस तरह से आपको डेफिनेशन लिखनी है, किस तरह से आपको पॉइंट करना है। तो सबसे पहले आप जान गए कि फिगर्स ऑफ स्पीच है क्या 11th क्लास के बच्चे। तो फिगर्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है अलंकार, और अलंकार को हम जो है इंग्लिश में स्टडी कर रहे हैं बाय द नेम ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच। तो बहुत सारी चीज़ें बच्चों आपके कोर्स में इस बार नई आने वाली हैं जो न्यू होंगी इंग्लिश में, ठीक है, 11th क्लास में। तो आप बड़ी ही डीपली इसकी स्टडी करेंगे, इसको लर्न करेंगे और समझेंगे। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, कम टू द पॉइंट। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश। तो इट्स आंसर विल बी इट, क्या आंसर होगा, देयर आर 7 काइंड्स ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश, देयर आर 7 काइंड्स ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश, यानी इंग्लिश में 7 प्रकार के फिगर्स ऑफ स्पीच यानी अलंकार होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इनका 1 बाय 1 स्टडी करा दूं। तो सबसे पहले नंबर पे हमारा आता है सिमली। सिमली मीन्स क्या होता है बच्चों, स्पेलिंग भी आप इसकी ठीक से याद कर लें, SIMILE, सिमली, ठीक है। अगर इसमें आई हटा दें तो स्माइल हो जाता है, तो सिमली SIMILE, सिमली। सिमली का मतलब होता है उपमा अलंकार, अर्थात सिमली फिगर्स ऑफ स्पीच का हिंदी में अर्थ हुआ उपमा अलंकार, उपमा देते हैं हम किसी किस में, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है हमारा मेटाफर। मेटाफर का मतलब हिंदी में होता है रूपक अलंकार, मेटाफर को हिंदी में कहते हैं रूपक अलंकार। दूसरे थर्ड नंबर पे हमारा आता है पर्सनोफिकेशन। पर्सनोफिकेशन का मीन्स होता है मानवीयकरण अलंकार, यानी पर्सनोफिकेशन का हिंदी में अर्थ होता है मानवीयकरण अलंकार। इज इट क्लियर। फोर्थ हमारा आता है एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी का मीन्स होता है संबोधन, अर्थात संबोधन अलंकार, जिसमें हम किसी को संबोधन देते हैं, ठीक। फिफ्थ नंबर पे हमारा आता है हाइपरबोल। हाइपरबोल का मतलब होता है अतिशयोक्ति। हाइपरबोल को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, अतिशयोक्ति। नेक्स्ट हमारा 6 पॉइंट आता है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन का मीन्स होता है विरोधाभास। क्या होता है बच्चों, विरोधाभास। नेक्स्ट लास्ट में आपका आता है ओनोमोटोपोइया। ओनोमोटोपोइया, इज इट क्लियर, ध्वनि वर्धक या ध्वनि सूचक अलंकार। क्लियर। तो मैंने आपको यहाँ पर 7 काइंड्स का 1 बाय 1 आपको मैंने स्टडी कराया कि सिमली, फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा अलंकार आता है बच्चों, सिमली मीन्स उपमा। नेक्स्ट नंबर 2 मेटाफर मीन्स रूपक अलंकार। थर्ड नंबर पर्सनोफिकेशन मीन्स मानवीयकरण अलंकार। नेक्स्ट नंबर 4th एपोस्ट्रॉफी मीन्स संबोधन अलंकार। नेक्स्ट नंबर 5th हाइपरबल यानी कि अतिशयोक्ति अलंकार। और नेक्स्ट नंबर 6 ऑक्सीमोरन अर्थात विरोधाभास। और नेक्स्ट नंबर 7 ओनोमोटोपोइया। ओनोमोटोपोइया मीन्स ध्वनिवर्धक अलंकार। हम इनको एक एक करके 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। वी विल स्टडी दीज फिगर्स ऑफ स्पीच 1 बाय 1 इन दिस सेशन। क्लियर हुआ। तो आप इसको समझ सकते हैं। लिसन मी एंड क्लियर योर जो आपकी प्रॉब्लम्स है उनको क्लियर कीजिए। तो 1 बाय 1 मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया कि व्हाट डू यू मीन फिगर्स ऑफ स्पीच and how many kinds of figures of speech, what is the syllabus, what is the marking system in UP board for figures of speech. Or now I describe 1 by 1 the Hindi meaning of all figures of speech, and now I describe 1 by 1. तो first of all हम स्टडी करेंगे सिमली। तो बच्चों सिमली क्या होता है, तो सिमली का मीन्स होता है उपमा अलंकार। तो what do you mean by the word सिमली, तो सिमली मीन्स उपमा अलंकार। तो सिमली का मतलब होता है उपमा। क्या होता है उपमा इंग्लिश में आप समझिए। लिसन मी द डेफिनेशन ऑफ सिमली इन इंग्लिश। व्हाट डू यू मीन सिमली, तो सिमली मीन्स है
उपमा। और उपमा में हम पढ़ते हैं सिमली में, इन दिस फिगर्स ऑफ स्पीच सिमली अ कंपेरिजन आर मेड बिटवीन टू थिंग्स। इज दैट क्लियर? यानी इन अ फिगर ऑफ स्पीच सिमली अ कंपेरिज देयर इज अ कंपेरिजन बिटवीन टू थिंग्स, यानी दो चीज़ों के, दो वस्तुओं के, दो व्यक्तियों के बीच में कंपैरिजन की जाती है विद द कंपैरिजन वर्ड एज, लाइक और सो। क्लियर हो गया? तो सिमली में जो हम आइडेंटिफाई करते हैं वो वर्ड क्या है बच्चों? एज, लाइक और सो। इज इट क्लियर? तो जिस सेंटेंस में एज आता है, लाइक आता है या सो आता है, हिंदी में समझिए, जिस सेंटेंस में एज आता है, लाइक आता है, सो आता है, दैट इज सिमली फिगर्स ऑफ स्पीच। इज दैट क्लियर? इंग्लिश में आप समझ सकते हैं, इन सिमली फिगर्स ऑफ स्पीच देयर इज अ कंपेरिजन विद द कंपेरिजन वर्ड एज, लाइक, सो। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके सामने यहाँ पर एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, यू कैन सी। एग्जाम्पल क्या है हमारा? लाइफ इज लाइक ए ड्रीम। इज इट क्लियर? लाइफ इज लाइक अ ड्रीम। तो यू कैन नोटिस हेयर, यू कैन सी लाइफ इज लाइक ए ड्रीम। कैसे पता चल गया बच्चों आपको कि ये सिमली फिगर ऑफ स्पीच है? जैसे मैंने इसके स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जिस सेंटेंस में लाइक आता है, एज आता है और सो आता है, दैट इज योर सिमली फिगर्स ऑफ स्पीच। तो इसमें क्या आ गया बच्चों? लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, जीवन एक सपने जैसा है। तो जीवन कैसा है बच्चों? एक सपने जैसा। लाइफ इज लाइक ए ड्रीम। इज इट क्लियर? ऐसे हम कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, यानी कि इट इज लाइक, यानी कि द पेन इज लाइक अ सोर्ड, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। और यू आर लाइक अ रोज, ठीक है। दिस रूम इज लाइक हेवन। तो यानी यहाँ पर कंपैरिजन की जा रही है। तो हेयर इज अ कंपैरिजन वर्ड एज, लाइक और सो, यानी एज, लाइक, सो जो कंपैरिजन वर्ड हैं उनको हम यहाँ देख सकते हैं। तो लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, जीवन एक सपने जैसा है। तो इसमें क्या है बच्चों? लाइक आया, तो इससे हमें पता चला कि सिमली है। तो आप इसके आगे एग्जाम में लिख देंगे ब्लू या ब्लैक पेन से सिमली। क्या लिख देंगे बच्चों? सिमली लिख देंगे। तो इस तरह से सिमली, यानी कि हमने लिख दिया सिमली को, हमने यहाँ पे व्यक्त किया, बताया कि सिमली का मीनिंग क्या था, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, तो यू नो, या यू कैन सी एट द बोर्ड कि हेयर इज अ वर्ड लाइक, लाइक वर्ड यहाँ पर आया। तो लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, जीवन एक सपने जैसा है। तो यहाँ पर जीवन को सपने जैसा कहा गया, तो यहाँ पर हो गया इन दिस फिगर ऑफ स्पीच सिमली। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हमारा आता है बच्चों मेटाफर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? मेटाफर। आप देख सकते हैं, यू कैन सी। तो मेटाफर मीन्स क्या होता है बच्चों? रूपक अलंकार। व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ द वर्ड मेटाफर? तो मेटाफर मीन्स क्या होता है? रूपक अलंकार। तो रूपक में क्या होता है? इसमें भी कंपैरिजन होती है। पहले मैं आपको हिंदी में बता दूं, यानी रूपक अलंकार में भी तुलना की जाती है। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, हिंदी का शायद श्लोक होगा, तो चरण कमल बंदो हरिराई, तो यहाँ पे रूपक अलंकार शायद हो सकता है। तो मैं तो इंग्लिश में आपको बता रहा हूँ मेटाफर। तो मेटाफर की इंग्लिश में डेफिनेशन क्या है? यानी मेटाफर इज एन इम्प्लीड ऑफ सिमली। मेटाफर इज एन इम्प्लीड ऑफ सिमली विदाउट द कंपेरिजन वर्ड एज, लाइक, सो, यानी कि विदाउट द कंपेरिजन वर्ड एज, लाइक, सो। क्लियर? तो मेटाफर में भी कंपेरिजन की जाती है, लेकिन उसमें कोई कंपेरिजन वर्ड नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम देख सकते हैं लाइफ इज ए ड्रीम, लाइफ इज अ ड्रीम, ठीक है, या लाइफ इज अ ड्रीम। तो ड्रीम क्या है? यू कैन सी, देखो ऊपर वाले में आप देखिए सिमली में लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, जीवन एक सपने जैसा है। तो इसमें जीवन को कैसा कहा है? सपने जैसा। हियर इज लाइक, बट मेटाफर में लाइक वर्ड यूज नहीं हुआ। मेटाफर में क्या है? लाइफ इज अ ड्रीम, जीवन एक सपना है। इज इट क्लियर? तो जीवन को सपना कहा गया है, लेकिन यहाँ पर
कंपैरिजन वर्ड यूज नहीं हुआ है। क्लियर हो गया। तो मेटाफर में भी कंपैरिजन, जैसे द कैमल इज द सिप ऑफ डेजर्ट, कैमल इज द सिप ऑफ डेजर्ट, ये हमारा हो सकता है, यानी कि जो ऊँट है उसको रेगिस्तान का जहाज कहा गया है, कैमल इज द सिप ऑफ डेजर्ट है। और हम कह सकते हैं लाइफ इज ए स्टेज, यानी जीवन एक मंच है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हमने आप क्लियर कर सकते हैं कितने सारे एग्जाम्पल, हाउ मेनी एग्जाम्पल्स आर हेयर। तो फर्स्ट मैंने आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया, लाइफ इज़ अ ड्रीम, लाइफ इज ए स्टेज, जीवन एक मंच है। और दूसरा हम कह सकते हैं कि अभी मैंने आपको बताया था, कैमिल इज़ द सिप ऑफ डेजर्ट, या कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यानी कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। राणा प्रताप वॉज द किंग ऑफ मेवाड़। तो ये सब क्या है, यह कह सकते हैं यू आर द स्टार ऑफ योर फैमिली, यू आर द स्टार ऑफ योर फैमिली, या लॉर्ड रामा वॉज द एप्पल ऑफ हिज मदर्स आई, ये यू आर एन एप्पल ऑफ योर मदर्स आई। तो यहाँ पर हाउ मेनी एग्जाम्पल्स आर हेयर इन मेटाफर, यू कैन सी। नेक्स्ट हमारा आता है बच्चों पर्सनोफिकेशन। थर्ड नंबर पे क्या है, पर्सनोफिकेशन, यू कैन सी पर्सनोफिकेशन। तो पर्सनोफिकेशन क्या है, यानी कि मानवीयकरण अलंकार। क्या होता है ये, मानवीयकरण, पर्सनोफिकेशन, मानवीयकरण अलंकार। क्या है ये, इंग्लिश में आप समझ सकते हैं, इन पर्सनोफिकेशन फिगर्स ऑफ स्पीच लाइफ लेस एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर पुट एज लिविंग थिंग्स या लिविंग आइडियाज, यानी कि जो निर्जीव विचार होते हैं उनको सजीवों की तरह पर्सनोफिकेशन यानी मानवीयकरण अलंकार में रखा जाता है। तो पर्सनोफिकेशन का मीन्स होता है मानवीयकरण अलंकार। व्हाट डू यू मीन, पर्सनोफिकेशन मीन्स मानवीयकरण अलंकार। क्लियर हो गया। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच पर्सनोफिकेशन लाइफ लेस एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर पुट एज लिविंग बीइंग्स, एज लिविंग बीइंग्स। दोबारा समझिए, थर्ड टाइम बता रहा हूँ आपको, यानी कि इन पर्सनोफिकेशन फिगर्स ऑफ स्पीच लाइफ लेस एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर पुट एज लिविंग बीइंग्स। क्लियर। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहा हूँ, लव इज़ ब्लाइंड, यू कैन सी, मैंने एग्जाम्पल लिख दिया यहाँ पे, देखिए बच्चों, लव इज़ ब्लाइंड। तो लव इज़ ब्लाइंड क्या है, इसका एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है ये, लव इज़ ब्लाइंड, प्रेम अंधा होता है। तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ पर्सनोफिकेशन। कैसे बताइए, लव जो है यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। क्या है बच्चों, लव एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, और जो ब्लाइंड है वो क्या है, एक सजीव गुण है, यानी जो मनुष्य देख सकता है। तो प्रेम अंधा होता है, तो हम ये कह सकते हैं, तो अंधा कौन हो सकता है, जिसमें जीवन होता है। अभी मार्क करें, दिस इज नॉट ब्लाइंड, ठीक है, बट कोई पर्सन हु इज लिविंग, जो जीवित है, उसमें ब्लाइंड का गुण हो सकता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं लव इज ब्लाइंड, यानी प्रेम अंधा होता है। तो सबको याद हो जाएगा, अगर एग्जाम में आए कि लव इज ब्लाइंड में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, तो आप क्या लिख देंगे बच्चों, इसके आगे आप लिख देंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, पर्सनोफिकेशन, या पर्सनोफिकेशन की डेफिनेशन लिखने के लिए अगर आती है तो आप लिख दीजिए, क्या लिख देंगे बताइए, डेफिनेशन के साथ में लिख दीजिए एग्जाम्पल, लव इज ब्लाइंड। लव याद रखना है, इज याद रखना है, और ब्लाइंड। दूसरा एग्जाम्पल इसका हो सकता है, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, यानी बहुत सारे, देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ पर्सनिफिकेशन, हेयर आर सम फॉर यू, यहाँ पर कुछ आपके लिए हैं, जैसे लव इज ब्लाइंड और एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। मीन्स क्या हुआ, अनुभव सबसे अच्छा अध्यापक है, अर्थात जो व्यक्ति अपने काम का जितना एक्सपीरियंस्ड होता है, जितना अनुभवी होता है, वो अपने आप में सबसे अच्छा अध्यापक होता है। जैसे मुझे पढ़ाने का अनुभव है तो आई एम द टीचर, ऐसे आपको भी पढ़ने का अनुभव होना चाहिए। किसी भी चीज़ का जितना हमें अनुभव होता है उतने ही हम अपने आप में मास्टर होते हैं। इज इट क्लियर। तो यहाँ पे पर्सनिफिकेशन, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, यानी कि अनुभव सबसे अच्छा अध्यापक है। तो टीचर क्या है बच्चों, लिविंग है,
और एक्सपीरियंस क्या है, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, यानी कि जो एक्सपीरियंस है, आपने नहीं देखा एक्सपीरियंस को, अनुभव को किसी ने देखा नहीं देखा, इसको हम फील करते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़? पहले मैं आपको ये बता दूं, कुछ बच्चे समझ नहीं पा रहे होंगे कि एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ क्या होते हैं। तो हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ते हैं, ऐसे विचार जो इनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल सुन सकते हैं, महसूस करते हैं, वो होते हैं एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़। तो यहाँ पर हमारा एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ क्या हैं, एक्सपीरियंस। क्लियर हुआ? तो हमारा पहला एग्जाम्पल था लव इज़ ब्लाइंड, एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर। और दूसरा हम कह सकते हैं यानी ट्रुथ सिट्स ऑन द लिप्स ऑफ डाइंग मैन, यानी मरते हुए व्यक्ति के होठों पर एक सच विराजमान होता है। तो सिट किसका गुण है, बैठना। सिट किसका गुण है, सजीव का। लेकिन यहाँ पर जो है ट्रुथ को बैठने के लिए कहा गया है, जबकि ट्रुथ क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट तो हमारा ये थर्ड तीन हुए, यानी कि सबसे पहले सिमली, मेटाफर और देन पर्सनोफिकेशन, अर्थात मानवीयकरण अलंकार। तो मैंने आपको तीनों बताए, इनमें कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सिमली का मतलब उपमा अलंकार, जिसमें एज लाइक सो कंपेरिजन वर्ड आर यूज्ड, सच एज फॉर एग्जाम्पल लाइफ इज लाइक ए ड्रीम। नेक्स्ट है हमारा मेटाफर। मेटाफर इज एन इम्प्लीड ऑफ सिमली विदाउट द कंपेरिजन वर्ड, लाइक एज सो लाइफ इज अ ड्रीम। इज इट क्लियर? जीवन एक सपना है। अदर एग्जाम्पल लाइफ इज ए स्टेज, जीवन एक मंच है। और मैंने आपको नेक्स्ट बताया कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, ऊंट रेगिस्तान का जहाज है। और नेक्स्ट मैंने आपको बताया था, यानी कि क्या था कि सरदार पटेल वॉज एन आयरन मैन ऑफ इंडिया, या कश्मीर क्या बोल सकते थे हम, यानी कि जो कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, और कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। तो कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड कहा गया है। और यहाँ पर जो मैंने बताया था, जीवन को क्या कहा गया है, सपना कहा गया है। और मंच को, जीवन एक मंच, जो हमारा जीवन है वो भी एक मंच है, और हम सब यहाँ पर आते हैं और अपनी अपनी भूमिका करके चले जाते हैं। नेक्स्ट थर्ड में पर्सनिफिकेशन, लव इज़ ब्लाइंड, यानी कि प्रेम अंधा होता है। एक्सपीरियंस द बेस्ट टीचर, अनुभव सबसे अच्छा अध्यापक है। ये मैंने इसके 3-4 एग्जाम्पल आपको दिए। और अब नेक्स्ट नंबर पर आपका आता है फोर्थ पर अपॉस्ट्रोफी। क्या आता है बच्चों, अपॉस्ट्रोफी। अगर राइटिंग की प्रॉब्लम हो तो आप सुनकर कर सकते हैं। तो अपॉस्ट्रोफी, अपॉस्ट्रोफी का मीन्स होता है संबोधन। क्या होता है, संबोधन, यानी जिसमें हम किसी को संबोधन देते हैं, अर्थात एड्रेस करते हैं। एड्रेस मतलब संबोधन देना। तो इंग्लिश में इसकी परिभाषा आप समझ लीजिए, इन दिस फिगर्स ऑफ स्पीच अपॉस्ट्रोफी देयर इज अ डायरेक्ट एड्रेशन टू द डेड। ठीक है, यानी किसी मृत को, डेड को, या किसी भी प्रकार से हम जो था डायरेक्ट एड्रेसिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ओ कैप्टन माई कैप्टन, ओ कैप्टन माई कैप्टन, अरे कप्तान मेरे कप्तान, ये आपने पढ़ा था, ओ कैप्टन माई कैप्टन। रामायण हम सब ने देखी है। रामायण में भी जब रावण जो है मारीच को भेजता है एक रूप बदल करके, जो जाता है हिरण का रूप बनाकर, तब वहाँ पर सीता जो है जब राम की करुणा भरी आवाज़ को सुनती हैं, तब सीता जी लक्ष्मण से कहती हैं, सुनो लक्ष्मण सुनो। इंग्लिश में कैसे बोलती हैं, हार्क लक्ष्मण हार्क। तो यहाँ पे लक्ष्मण को उन्होंने संबोधन दिया था, हार्क लक्ष्मण हार्क। ये मैंने आपको छोटा सा एग्जाम्पल रामायण का दिया ताकि आप हमारी संस्कृति से भी जुड़े रहें, जो हमारी कल्चर है। इज इट क्लियर? दूसरा हम यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं कि ओ वर्ल्ड, यू कैन सी, ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम। देखिए यहाँ पर भी एग्जाम्पल है बच्चों, ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम। पीवी शैली की पोएम थी ये, यानी लेमेंट, लेमेंट पोएम थी पीवी शैली की। उसमें ये लाइन कही गई थी, ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम। क्लियर हो गया? तो यानी अपॉस्ट्रोफी में हम किसी को संबोधन देते हैं, अर्थात संबोधित करते हैं। किससे? जैसे मैंने कहा, ओ कैप्टन माय कैप्टन, ओ लक्ष्मणा हार्क लक्ष्मणा। दूसरा, ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, अरे संसार, अरे जीवन, अरे समय। ठीक है, यहाँ पर किसको संबोधन दिया गया, ओ वर्ल्ड संसार को, ओ लाइफ जीवन को, और ओ टाइम समय को। क्लियर हो गया? तो
तो और उसकी सबसे अच्छी पहचान क्या है बच्चों कि मोस्टली इसमें ये वाला संबोधन का चिन्ह दिया होता है। तो जहाँ पर इस तरह का कोई मार्क हो, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन हो या मार्क ऑफ एपॉस्ट्रोफी हो, तो वहाँ पर हम पहचान सकते हैं, वी कैन आइडेंटिफाई कि दिस इज एपॉस्ट्रोफी फिगर्स ऑफ स्पीच। तो मैंने आपको एपॉस्ट्रोफी के बारे में बताया। आपको हिंदी में नहीं करना है बच्चों, इंग्लिश में करना है केवल। यू हैव टू डू ओनली इन इंग्लिश। तो लिसन मी इन इंग्लिश, यानी इन एपॉस्ट्रोफी देयर इज अ डायरेक्ट एड्रेशन टू अ डेड और अ थिंग, जैसे फॉर एग्जाम्पल ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम। और इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो क्या है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यहाँ पर दे रखा है, संबोधन चिन्ह दिया होता है, इससे आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और मैंने 2 एग्जाम्पल आपको और भी दिए, ओ कैप्टन माय कैप्टन, ओ लक्ष्मणा हार्क लक्ष्मणा, ऐसे बहुत सारे भी और भी एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट हमारा आता है बच्चों हाइपरबल। क्या आता है, हाइपरबल, HYPERVOLE। तो यानी हाइपरबल का मीन्स क्या होता है, हाइपरबल अतिशयोक्ति। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड हाइपरबल? तो हाइपरबल को हिंदी में कहते हैं अतिशयोक्ति। पहले भी मैंने आपको ये बता दिया था 1 by 1, फिर आपको मैं एक एक करके बता रहा हूँ, तब भी मैं आपकी समझ के लिए रिपीट कर रहा हूँ बार बार। तो हाइपरबल का मीन्स होता है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति क्या है, इंग्लिश में सुनिए, इन हाइपरबल फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है, या इन हाइपरबल द थिंग्स आर डिस्क्राइब्ड बाय ओवर स्टेटमेंट। किसके द्वारा, बाय ओवर स्टेटमेंट, यानी ओवर स्टेटमेंट अर्थात बातों को बढ़ा चढ़ाकर प्रयोग किया जाता है। किसमें, हाइपरबोल में किसी भी बात को हम बढ़ा चढ़ाकर प्रयोग करते हैं। ये मैं इसकी हिंदी में क्यों बता रहा हूँ आपको, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, लिखना आपको इंग्लिश में लेकिन हिंदी में इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप उसको समझ सकें। क्लियर? तो हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच डिस्क्राइब्ड बाय ओवर स्टेटमेंट। बाय, आप तो बाय ओवर स्टेटमेंट वर्ड को याद कर लीजिए। जैसे यहाँ पर हम कह सकते हैं हाइपरबोल मतलब बढ़ा चढ़ाकर, जैसे लिखा है रिवर्स ऑफ ब्लड, रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड, FLOWED, फ्लोड इन द बैटल, इन द बैटल। यू कैन सी, देखिए, रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल। रिवर्स ऑफ ब्लड क्या हुआ बच्चों, खून की नदियाँ। फ्लोड माने बह गईं, इन द बैटल, बैटल माने युद्ध में, यानी कि युद्ध में खून की नदियाँ बह गईं। क्या आप ऐसा सोच सकते हैं कि किसी भी युद्ध में कितने भी रक्तपात हो जाए, कितने ही ब्लड सेड हो जाए, बट देयर इज नो रिवर्स ऑफ ब्लड, बट हेयर इज एन ओवर स्टेटमेंट। लेकिन यहाँ पर क्या है, ओवर स्टेटमेंट है, बढ़ा चढ़ा कर बात की गई है कि खून की नदियाँ बह गईं। कितने भी खून बह जाए लेकिन खून की नदी कभी भी नहीं बह सकती, लेकिन फिर भी हम बढ़ा चढ़ाकर इन बातों को बोलते हैं जीवन में, जैसे कि रिवर्स ऑफ ब्लड, या कह सकते हैं वेलिंडा स्माइल्ड। नेक्स्ट अनदर एग्जाम्पल, वेलिंडा स्माइल्ड एंड ऑल द वर्ल्ड वॉज फुल ऑफ गे, यानी बेलिंडा मुस्कुराई और पूरा संसार खुशियों से भर गया। ऐसा हो सकता है क्या कि कोई एक ही लड़की या एक ही व्यक्ति मुस्कुराए और पूरा संसार खुशियों से भर जाए, लेकिन फिर भी हम कहते हैं ऐसा दूसरों को खुशी देने के लिए कि जब तुम मुस्कुराते हो तो ऐसा लगता है कि पूरा संसार मुस्कुराता है, तो उसकी तारीफ में ये बात हम कहते हैं। ये हाइपरबोल हो गया। जब तुम हंसते हो तो ऐसा लगता है कि तारे चमकते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि कोई हंसे और तारे चमके, मैं हंसने लगूं तो तारे थोड़ी चमकेंगे। लेकिन दूसरों को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए हम ओवर स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, अर्थात हाइपरबोल का यूज़ करते हैं, जैसे रिवर्स ऑफ ब्लड। और हम कह सकते थे, अभी मैंने आपको बताया, यानी कि ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दीज लिटिल हैंड, यानी पूरे अरब सागर का परफ्यूम भी अगर तुम ले आओ तो भी इन छोटे हाथों को नहीं धो पाओगे। ऐसा हो सकता है क्या? हम एक लोटा पानी में हम अपने हाथों को वॉश कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हाइपरबोल था कि अगर पूरे अरब सागर का परफ्यूम भी आ जाएगा तब भी तुम्हारे हाथ नहीं धुलेंगे। क्यों नहीं धुलेंगे? ऐसा जो है शेक्सपियर के प्ले मैकबेथ में कहा गया था लेडी मैकबेथ के लिए, क्योंकि उसने गुनाह किया था, क्राइम किया था, और वो क्राइम इतना कॉम्प्लिकेटेड था, इतने सीरियस था
कि अगर चाहे लेडी मैकबेथ पूरे अरब सागर के समुद्र से भी परफ्यूम से भी अपने हाथों को धो लेगी तब भी उसके हाथ नहीं साफ होंगे। तो यहाँ पर ओवर स्टेटमेंट हुआ, जैसे मैंने आपको बताया बेलिंडा का कि बेलिंडा स्माइल्ड एंड ऑल द वर्ल्ड वाज फुल ऑफ गे, यानी बेलिंडा मुस्कुराई और पूरा संसार खुशियों से भर गया। तो ऐसा हो नहीं सकता। फिर भी हम किसी की प्रसन्नता के लिए, मैं छोटा सा आपको बता दूं कि बहुत से लोग इस तरह से बोल देते हैं कि हम तुम्हारी खुशी के लिए आसमान से तारे ला सकते हैं। कोई ला सकता है क्या आसमान से तारे? आप भी कह दीजिए कि मैं तुम्हारे लिए तारे तोड़ कर ले आऊँगा, तो ला देगा कोई? आप कह देना कि जरा ला दियो तारे तोड़ के, तो ये क्या है? एक अतिशयोक्ति कह दी किसी ने, ऐसे ही कह दिया बड़ा चढ़ाकर कि मैं तो तुम्हारे लिए दुनिया की जन्नत की सैर करा दूंगा। करा देगा कोई? नहीं कराएगा। तो दैट इज क्या है? ओवर स्टेटमेंट है, अर्थात हाइपरबोल है। क्लियर हो गया बच्चों? समझ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा नंबर पर आता है ऑक्सीमोरन। क्या आता है? अब 6 नंबर पर हम यहाँ देख सकते हैं ऑक्सीमोरन। ठीक है, ऑक्सीमोरन ये भी बड़ा अच्छा अलंकार है, बच्चे बड़ा इंटरेस्टिंगली इसको स्टडी करते हैं ऑक्सीमोरन को। ऑक्सीमोरन का मतलब होता है विरोधाभास। क्या होता है? विरोधाभास। विरोधाभास इंग्लिश में आप समझिए, इन ऑक्सीमोरन फिगर्स ऑफ स्पीच। इन ऑक्सीमोरन फिगर्स ऑफ स्पीच यानी कि टू अपोजिट क्वालिटीज एंड आइडियाज पुट टूगेदर। इज इट क्लियर? इन एन oxymoron figures of speech two opposite qualities and ideas are put together। समझ में आ गया? यानी दो अलग अलग विपरीत गुणों को एक साथ रखा जाता है, उसे हम कहते हैं ऑक्सीमोरन। जैसे यू कैन सी फॉर एग्जाम्पल लाइफ। देखिए लाइफ के मैंने कितने सारे एग्जाम्पल दिए, क्योंकि हमारा लाइफ ही तो होता है। लाइफ इज ए बिटर स्वीट। कितना अच्छा है यहाँ पर एग्जाम्पल, लाइफ इज ए बिटर स्वीट। क्या है मतलब इसका? बताओ, इसमें आप कैसे पता करेंगे? दो गुण बताओ अलग अलग कौन से हैं। एक तो बिटर है और एक स्वीट है, दो गुण आएंगे अलग अलग, बिटर और स्वीट। बिटर माने क्या होता है? कड़वा, और स्वीट माने मीठा। तो दोनों विपरीत हो गए, नहीं हो गए? मीठा भी है और कड़वा भी है। तो इसका मीन्स क्या हुआ? लाइफ इज ए बिटर स्वीट, अर्थात जीवन एक मीठी कड़वाहट है। जीवन एक मीठी कड़वाहट है। कैसे मीठी कड़वाहट? आप सब जानते हैं कि सुख दुख होते हैं जीवन में। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है लाइफ इज ए बिटर स्वीट। और हम इसके अलावा ये भी कह सकते हैं, यानी कि ही इज रेगुलरली इरेगुलर। ही इज रेगुलरली इरेगुलर मीन्स वह नियमित रूप से अनियमित है, यानी वह नियमित रूप से अनियमित भी, रेगुलर भी है और इरेगुलर भी है। तो दोनों में अंतर हो गया, रेगुलर इरेगुलर। शार्प ब्लंट, शार्प भी है और खुट्टल भी, यानी तेज भी है और बेकार भी है। तो ये भी हो गया। दूसरा हम कह सकते हैं आइडियली बिजी। ही इज आइडियली बिजी। तो आइडियली माने क्या होता है बताइए? सुस्त। और बिजी माने क्या होता है? व्यस्त। तो जो सुस्त है वो व्यस्त कैसे हो सकता है? सुस्त व्यक्ति तो काम ही नहीं करता और व्यस्त व्यक्ति हमेशा काम करता है। तो ही इज आइडियली बिजी नाउ डेज। इसमें भी क्या हो गया? ऑक्सीमोरन। तो ऐसे मैंने आपको बताया। तो लाइफ इज ए बिटर स्वीट, जीवन एक मीठी कड़वाहट है। और एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं और दे दूं, मैं अक्सर ये एग्जाम्पल बताता हूं बच्चों को। जैसे मैंने अभी आपको लक्ष्मण का एग्जाम्पल दिया था यहाँ पर, कहाँ पर? एपोस्ट्रॉफी में। और फिर मैं आपको अपनी पौराणिक कथा महाभारत से जोड़ रहा हूँ। महाभारत में भी एक एग्जाम्पल था, यानी किसका बोलो? हम ऑक्सीमोरन में कह सकते हैं ओपन सीक्रेट। इट इज़ एन ओपन सीक्रेट। ये एक खुला रहस्य है। कैसे हो गया खुला रहस्य बताइए? खुला भी है और रहस्य भी है, ओपन भी है और सीक्रेट भी है। तो जो ओपन होगा वो सीक्रेट कैसे हो सकता है, और जो सीक्रेट होगा वो ओपन कैसे हो सकता है? लेकिन फिर भी कुछ बातें पर्सनली ऐसी होती हैं कि हमें ऐसा लगता है कि ये किसी को नहीं पता। ठीक है, वो सीक्रेट हैं लेकिन है वो ओपन, बट हम दोनों के लिए तो ओपन हुई, बट आप सोच रहे हैं कि सबके लिए वो सीक्रेट है। तो दिस इज ओपन सीक्रेट, यानी खुला रहस्य। तो खुला हुआ भी है, तो यहाँ पर टू अपोजिट आइडियाज हो गए, ओपन और सीक्रेट। तो ओपन माने खुला हुआ और सीक्रेट माने रहस्य। तो दोनों अलग अलग अब गुण हो गई है, तो अलग अलग बातें हो गई। इसका महाभारत में क्या था? यानी अश्वत्थामा जब मारा गया था महाभारत में, तब भी हमने वहाँ पर इसको सुना था कि अश्वत्थामा मारा गया। तो ये यहाँ पर ये बात बोली गई थी महाभारत में। तो क्यों बोली गई थी? ये ओपन सीक्रेट था। किसके लिए? यानी पांडव तो जानते थे कि अश्वत्थामा हाथी था,
ठीक है, लेकिन कौरवों के लिए सीक्रेट बना हुआ था कि अश्वत्थामा मरा है या वास्तव में गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा मरा है। इज इट क्लियर? तो देयर वॉज आल्सो एन ओपन सीक्रेट, वहाँ पर भी एक खुला रहस्य था, जबकि युधिष्ठिर ने बोल दिया था कि अश्वत्थामा मारा गया। तो दिस इज आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन सीक्रेट। तो मैंने तो एक कहानी बताई है, बट ऑक्सीमोरन का एग्जाम्पल क्या है? ओपन सीक्रेट। क्लियर? तो लाइफ इज अ बिटर स्वीट, बिटर और स्वीट, ओपन सीक्रेट, और मैंने आपको बताया रेगुलरली इरेगुलर, आइडियली बिजी। आसानी से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट लास्ट पे हम पढ़ते हैं अब ओनोमेटोपोइया। 7 नंबर पे बच्चों आता है ओनोमेटोपोइया। ठीक है, ओनोमेटोपोइया क्या होता है? यानी कि ध्वनि वर्धक अलंकार। इसमें ध्वनि होती है, यानी कि साउंड सजेस्ट अ फिगर। इन दिस फिगर्स ऑफ स्पीच ओनोमेटोपोइया अ साउंड सजेस्ट अ फिगर, यानी एक आवाज़ से, एक ध्वनि से, एक आकृति, एक व्यक्तित्व का, एक फिगर का हमें आइडिया होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा द स्नेक। अभी लाइव क्लास होती, आप पढ़ रहे होते तो आप एकदम से अभी हंसने लगते। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे वर्ड लिखा द स्नेक्स हिस। तो द स्नेक्स हिस का मतलब क्या हुआ बच्चों? स्नेक्स माने क्या होता है? सांप। सांप सबने देखे ही है। और हिस माने क्या होता है? फुसफुसाना, फुंकार मारना। तो द स्नेक्स हिस मतलब सांप फुंकारते हैं। तो अगर आपको कहीं पर हिस की आवाज़ आती है तो आप क्या आइडिया करते हो, क्या सजेस्ट करते हो कि कहीं पर यहाँ पर सांप है? ऐसे तो लगता है। तो आवाज़ से पता लग गया। मरमरिंग ऑफ द बीज, मधुमक्खियों की भिन भिनाहट, इससे हमें पता क्या चला कि यहाँ पर कहीं भिन 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 की आवाज़ हो रही है, तो लग रहा है कि कहीं मधुमक्खियाँ हैं। लैपिंग ऑफ वाटर, पानी की छप 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 की आवाज़ नदी में से आती है, तो हमें लगता है कि यहाँ कहीं नीचे नदी बह रही है। इज इट क्लियर? दूसरी तरफ हम चलते हैं ओनोमेटोपोइया में, सभी देखते हैं घर पर भी, तो हम इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देख सकते हैं द डॉग्स। आसान एग्जाम्पल है, आप पढ़ सकते हैं द डॉग्स बार्क। मीन्स बताओ क्या मीन्स हुआ? द डॉग्स बार्क। डॉग्स माने कुत्ता, यानी जो डॉग्स माने कुत्ते, वॉक माने भौंकना, कुत्ते भौंकते हैं। तो अब यहाँ पे बार्क माने भौंकना वर्ड है। तो अगर कहीं पर आपको भौं की आवाज़ आती है, बार्किंग की, भौं भौं की, तो आप क्या समझते हैं कि गीदड़ बोल रहा है या कुत्ता बोल रहा है? तो आपको क्या सजेस्ट होता है फिगर कि देयर इज़ अ डॉग। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर साउंड से हम किसी के फिगर का अनुमान लगाते हैं। तो ओनोमेटोपोइया में ध्वनि वर्धक अर्थात ध्वनि सूचक या ध्वनि करने वाला अलंकार, जिसमें हम ध्वनि का वर्णन करते हैं, दैट इज ओनोमेटोपोइया। तो मोटोपोइया, तो आप मोटो से याद कर लेना, मोटोपोइया। तो पूरा बच्चे हंसाते, मोटोपोइया क्या वर्ड हुआ? तो ओनोमेटोपोइया। ओनोमेटोपोइया मीन्स ध्वनि वर्धक अलंकार, अ साउंड सजेस्ट अ फिगर बाय इन दिस फिगर ऑफ स्पीच। फॉर एग्जाम्पल द स्नेक्स हिस, सांप फुनकारते हैं। द डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं। द कैट म्यूज, लैपिंग ऑफ द वर्ड्स, मरमरिंग ऑफ द साउंड, ड्रम ड्रम ड्रम, या थंडरिंग ऑफ द क्लाउड्स, बादलों की गड़गड़ाहट। तो जब बादल गरजते हैं और हम कमरे में सोए होते हैं तो आपके कानों में, हमारे कानों में आवाज़ आती है गड़गड़ाहट की, तो क्या अंदाज़ा लगता है कि कहीं पर बादल गरज रहे हैं? तो थंडरिंग ऑफ द क्लाउड्स। इज दैट क्लियर? तो मैंने आपको यहाँ पे 7 काइंड्स ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ाए। कुछ सही भी लग रहे होंगे आपको और कुछ सही नहीं भी लग रहे होंगे। इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको इसलिए पढ़ाया क्योंकि आप 11वीं क्लास के नए बच्चे हैं, तो आप ठीक से इसको समझ सकें। इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए ये इजी है क्योंकि वो सेकेंड टाइम इसको स्टडी कर रहे हैं। क्लियर? इनकी जो PDF मैं आपको विद डेफिनेशन विद एग्जाम्पल आपको मैं सेंड कर दूंगा, उसको आप अपनी कॉपी में कर लेंगे। और प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब our YouTube channel KVVMIC Mangupura Moradabad. We are working hard for just for you to get an achievement in your examination in future. Is that clear? Thank you.